आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा एल्कोहलों का नामकरण। और एल्कोहलों का नामकरण लिखने की तीन विधि होती है, तीन पद्धतियां होती हैं। एक होता है सामान्य नाम पद्धति होती है, दूसरा होता है कार्बिनाल पद्धति होती है और तीसरा होता है आईयूपीएसी नाम पद्धति होती है। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे सामान्य नाम पद्धति। तो इसके अनुसार एल्कोहलों का नाम एल्किल एल्कोहल रखा जाता है। यदि एल्किल समूह शाखा में होते हैं तो शाखाकरण का नाम आपका जो रखा जाता है वो नॉर्मल, आइसो और नियो द्वारा उनको प्रकट किया जाता है। इनका एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे CH3OH है तो इनका नाम क्या रखेंगे, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्योंकि एल्किल एल्कोहल रखना है हमको नाम, तो ये आपका एल्किल है, इसका नाम होता है मेथिल, तो मेथिल एल्कोहल यहाँ पर लिख देंगे। और भी एग्जांपल होते हैं जैसे यहाँ पर CH3CH2OH। अब यहाँ पे ये भी आपका एल्किल है, यहाँ दो कार्बन है, इसका नाम होता है एथिल। तो मैं क्या यहाँ हम क्या देंगे, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार हम इनका नाम रख देते हैं। ठीक है, और भी इनके एग्जांपल है क्या रहेगा, शाखा के रूप में। अगर एल्किल समूह शाखा के रूप में होते हैं तो उनका नाम उनको हम नियो के द्वारा दर्शाते हैं, या फिर आइसो द्वारा, या फिर नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। हम आपको दिखाते हैं दूसरा CH3 ये रहा OH। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये जो समूह होता है, ये जो समूह है इसका नाम आइसो होता है। इस समूह को हम आइसो कहते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो एल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएंगे। ये आपके आइसो हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका नियो भी होता है। हम यहाँ देखेंगे ये रहा कार्बन, ये वह समूह, यहाँ पर CH3 और ये CH3। अब इनका नाम जाएगा नियो। ये क्या है, ये नियो। देखिए 1 2 3 कार्बन लगे से हुए हैं और ये आपका है यहाँ पे ये कार्बन। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसी कार्बन से 3 ठो मेथिल ग्रुप लगे होते हैं तो उसे हम टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, इसे हम नियो कहते हैं। ये आपका नॉर्मल, आइसो और नियो, ये आपके तीनों हो गए हैं। तो इनके एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। अब आपको इसमें हम बताएंगे सामान्य तो हो गया है, अब हम तो कहेंगे कार्बिनाल के बारे में। दूसरा जो है वो आपका है कार्बिनाल पद्धति। तो कार्बिनाल पद्धति हम देखें इस बारे में, तो इस पद्धति के अनुसार एल्कोहलों को मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न माना जाता है। इस पद्धति के अनुसार एल्कोहलों का नाम जो होता है वो मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न माना जाता है। हम इसे कैसे लिखेंगे आपको फिर से बता दे रहे हैं कि इस पद्धति के अनुसार एल्कोहलों को मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न माना जाता है और मेथिल एल्कोहल का जो नाम होता है वो कार्बिनाल होता है, और मेथिल एल्कोहल का नाम कार्बिनाल होता है। इसके अनुसार जब हम एल्कोहलों का नाम रखते हैं तो वहां लिखते हैं एल्किल कार्बिनाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्किल कार्बिनाल। ये तो हो गया लिखने वाली बात। अब आपको समझाने में क्या है कि जो मेथिल एल्कोहल है वो मेन है, मतलब ये क्या कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल के व्युत्पन्न, इसके अनुसार जितने भी एल्कोहल बनेंगे सब मेथिल एल्कोहल के व्युत्पन्न मान जाते हैं। अर्थात इसमें जो मेन है वो क्या है, मेथिल एल्कोहल, जिसे हम लोग कार्बिनाल कहते हैं। इनका एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका CH3OH, इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम मेथिल एल्कोहल है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बिनाल कहते हैं, कार्बिनाल। ये इसका मेन नाम हो गया कार्बिनाल, इसके अनुसार कार्बिनाल। अब हम इसमें क्या करेंगे, एल्किल समूह को उसमें जोड़ते चलेंगे और इनका नाम हम बनाते चलेंगे। हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें मैंने यहाँ लिख दिया है कि एल्किल कार्बिनाल हो गया। तो जो भी यहाँ एल्किल आएंगे इनके बाद हम जो भी जोड़ेंगे जितने आएंगे, अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो मेथिल कार्बिनाल, 2 लिखेंगे तो एथिल कार्बिनाल, इस तरीके से। ठीक है,
हमको दिखाते हैं। यहाँ पे है CH3CH2 और OH। अब इसका नाम बताना है, तो इसके लिए आप एथिल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ये समूह है, इतने ग्रुप का नाम ही क्या है? केवल कार्बिनॉल है। ठीक है, इतने ग्रुप का जो नाम, इतने समूह का जो नाम रखा गया है वो केवल कार्बिनॉल है। अब इसके अलावा, इनके अलावा जो भी यहाँ ग्रुप जुड़ेंगे, जो भी यहाँ इलेक्ट्रिक समूह जुड़ता है, हम उसका नाम लिखते हैं। क्योंकि यहाँ इनके अलावा एक ही है, तो एक का नाम क्या होता है? मेथिल। में यहाँ क्या करेंगे? मेथिल। इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल ये हो जाएंगे। इस तरीके से इनका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल हो जाएंगे। और भी इनके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका CH3CH2 और OH। अब यहाँ देखेंगे, मैंने कहा ये जो समूह है, इतने समूह का जो नाम है, ध्यान दीजिएगा, इतने समूह का जो नाम है केवल कार्बिनॉल है। ठीक है, इतने समूह का नाम केवल कार्बिनॉल है। अब इनके अलावा जो समूह जुड़ेंगे, यहाँ पर समूह जो जुड़ते हैं उनका नाम रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक थे, तो मैंने क्या किया? मेथिल कर दिया। यहाँ कितने हैं? 2 हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। ठीक है, यहाँ हम करेंगे एथिल। एथिल और ये क्या है? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार की कार्बिनॉल की पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और इनके जैसे आप एग्जांपल्स और भी करिएगा। जो नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका आंसर आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब आपको इसमें तीसरा बताया जाएगा IUPAC नाम पद्धति। पहला आपका था सामान्य नाम पद्धति, वो समाप्त हो गया। दूसरा आपका था कार्बिनॉल नाम पद्धति, वो भी आपका समाप्त हो गया। अब तीसरा आपका आ रहा है IUPAC नाम पद्धति। किसका? अल्कोहल का। तो आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें हम देख लेंगे पहले, यहां पर देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? इनका लिखते हैं सामान्य सूत्र। क्या होता है सामान्य सूत्र? यहां पर इनका सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे? CnH2n+1OH। ये इनका सामान्य सूत्र होता है। इनसे हम किसी भी अल्कोहल सूत्र बना सकते हैं। अब यहां क्या लिखेंगे? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है? बॉन्ड OH। ठीक है, इसे हम लोग प्रतिस्थापी समूह भी कहते हैं। और फिर इसके बाद अनुलग्न। अनुलग्न, इनका अनुलग्न होता है अल, AL, सॉरी ऑल होता है OL, ऑल। ये हम जोड़ते हैं, ऑल यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। तो अनुलग्न का मतलब, अनु मतलब पीछे लगना, जुड़ना, मतलब पीछे जुड़ना। तो इसमें अनुलग्न आपका ऑल होता है, ऑल जो पीछे जुड़ता है। इसमें हम अब बताएंगे आपको इसका अंकन करना। ठीक है, अंकन। तो इसका जो अंकन होता है हम कहाँ से करते हैं? वहां से करते हैं जहां से बॉन्ड OH नजदीक, जहां से बॉन्ड OH नजदीक होता है। और OH के लिए अंक का प्रयोग करके लिखते हैं।
इसका मतलब ये कि ये जिस कार्बन से लगे होंगे उसका अंक भी हमें वहां पर दर्शाना होता है। अब यहाँ करेंगे IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो इसका जो नाम रखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ये है एल्केन। एल्केन के नाम में से हम ई को रिप्लेस कर देते हैं और जोड़ते क्या है ऑल, यहाँ हो जाता है आपका एल्केनॉल। ये उनका IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरे एक सूत्र है, ये आपका पूरा एक सूत्र है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और इनसे आप एग्जाम्पल आपको करने में काफी आसानी होगी। हम इनका यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं इनके अनुसार। देखिए यहाँ का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3CH2 OH। अब देखिए इनका हमें आपको नाम बताना है, तो सबसे पहले हम गिनते हैं जनक कार्बन। तो हमारे पास जनक कितने होते हैं, तो देखेंगे 1 2 3, हमारे पास 3 क्या है, 3 कार्बन जो जनक के रूप में है और इनका नाम 1 2 3। तीसरे कार्बन नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, तो प्रोपेन होता है, इसमें OH लगा हुआ है, तो OH के लिए हम क्या जोड़ते हैं, R जोड़ते हैं। देखिए क्रियात्मक समूह OH है, इसके लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, R जोड़ते हैं। अंकन कहां से, अंकन वहां से करते हैं जहां से OH नजदीक होता है, तो अंकन कहां से करेंगे, 1 2 3, यहां से तीसरे कार्बन पे है और यहाँ पर पहले कार्बन से है, इसका मतलब अंकन हम यहाँ से करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। चूंकि हम इसमें R जोड़ना है अलग में, तो एल्केन है, मैंने E को हटाया R जोड़ा, यहाँ हम E को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ जोड़ देंगे ऑल, तो प्रोपेनॉल। ये कौन से कार्बन है, नंबर 1 कार्बन है, तो करेंगे 1 प्रोपेनॉल। इस प्रकार आपको समझ में आ गया, इनको आप नोट कर लीजिए। अभी इनके एग्जाम्पल हम आपको और बताइए, आपको इसमें और भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ कर दे रहे हैं OH और यहाँ लगा दे रहे हैं CH3। अब देखिए हमें क्या करना है, इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को गिनेंगे हमारे पास कितने कार्बन हैं, लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो जनक है वो कितने हैं, 5 जनक हैं। तो 5 जनक हैं, तो अब देखिए अंकन कहां से हमें करना है, तो मैंने कहा कि जिधर से OH नजदीक होगा अंकन वहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 से लगा हुआ है, 1 2 से लगा हुआ है, अंकन कहां से होगा, इस साइड से होगा। यहाँ करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। हमारे पास 5 कार्बन हो गए। 5वें कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट होता है, तो नॉर्मल यहाँ पेंटेन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इनको भी लगाना है, इनको भी लगाना है, तो ये आपका इनके लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, पेंटेनॉल हो जाएगा वहां पर। फिर हमें आपको इसमें देखना क्या है, सबसे इसमें देखेंगे कि हमारे पास एक पार्श्व श्रृंखला भी है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि सबसे पहले नाम बनाते समय सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर पहले हम पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो पार्श्व श्रृंखला क्या हो गई, मेथिल। कौन से कार्बन से है, तीसरे, यहाँ क्या करेंगे 3 मेथिल हो गया। ठीक है, अब हम हमारे पास 5 कार्बन है, यहाँ करेंगे 5 है तो पेंटेन होगा, यहां हम कर लेंगे पेंटेन। चूंकि में ऑल जोड़ना है तो E को हटा करके R जोड़ेंगे, पेंटेनॉल। कौन से कार्बन से, नंबर 2 से, यहाँ कर लेंगे 2, तो 2 में 3 मेथिल 2 पेंटेनॉल। इन्हें हम ऐसे लिखेंगे, या तो हम इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं अथवा करके और करके, यहाँ हो जाएगा 3 मेथिल हो जाएंगे। उसके बाद 3 मेथिल पेंटेन टू ऑल, ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 मेथिल पेंटेन टू
ऑल। हम इनका नाम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। और भी देखिए एग्जाम्पल और यहाँ पे CH3 CH2 CH CH CH3। चलिए अब आपके पास ये हो गया। अब आपको इसमें इसका नाम बताना है, किसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कार्बन हमारे पास कितने लंबे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, हमारे पास मेन 5 ही है। अब देखते हैं कि हमें अंकन कहाँ से करना है। तो अंकन वहां से करेंगे जहां से OH नजदीक हो। तो ये हमारा OH है, तो देखेंगे 1 और 2 ये नजदीक यहाँ से है, या फिर 1 और 2। तो अंकन हम चाहे यहाँ शुरू करें चाहे यहाँ शुरू करें, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 4 5 यहाँ आ जाए या 4 5 यहाँ जाए, चाहे जिधर हम आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 4 और 5। अब देखिए, अब इनका हम नाम बनाएंगे। तो नाम लिखते समय सबसे पहले मैंने कहा था पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखना है, वो भी पार्श्व श्रृंखला में पहले हम देखेंगे एथिल है मेथिल है। अगर दोनों साथ में हैं तो पहले हम एथिल लिखते हैं बाद में मेथिल, क्योंकि अल्फाबेट में लिखते हैं तो अल्फाबेट में पहले ई आता है बाद में एम आता है। तो ABCDE फॉर एथिल, फिर बहुत दूर जाएंगे तो एम मिलेगा तो मेथिल हो जाएगा वहां पे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल का नाम। देखिए हम तीसरे कार्बन से हम देख रहे हैं, हमारे पास एक ठो एथिल समूह है। ये क्या है, एथिल समूह है। C2H5 एथिल होता है वो भी, और ये भी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये आपका एथिल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन से एक ठो मेथिल भी है। क्या है, मेथिल है। तो सबसे पहले हम एथिल का नाम लिखेंगे। यहां इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल। उसके बाद दूसरे कार्बन से मेथिल है, यहां करेंगे 2 मेथिल। फिर आप यहां देखिएगा कि अब हमें पूरा लिखना है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे पास है, तो पेंटेन हो जाएगा। और ये जो OH है वो दूसरे कार्बन से लगा हुआ है। अब यहां कर लेंगे 2 पेंटेनॉल। 3 एथिल 2 मेथिल, सॉरी हाँ 3 एथिल 2 मेथिल 2 पेंटेनॉल करेंगे। या तो हम लिख सकते हैं 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन 2 ऑल भी इनका नाम लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार ये हो गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपको कुछ दे रहे हैं करने के लिए, आपने खुद से करिएगा। और अगर आता है तो भी और नहीं आता है तो भी, दोनों बातें आप कमेंट बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में आप जाएंगे तो वहां पे नीचे कमेंट करके लिखा होगा, तो आप वहां कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसमें से कौन कौन सा आ रहा है कौन कौन सा नहीं आ रहा। अभी आपको वहां पे यहाँ पे देने वाले हैं, तो उसमें हम आपको 5-6 तो देते हैं, तो आप उसमें से कर लीजिएगा। जो भी आपको आता है उसका आंसर आप वहां दे दीजिएगा, और जो नहीं आता है आप वहां पूछेगा, हम आपको वहीं पे आंसर दे देंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर है CW, मतलब क्लास वर्क है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इसे आपको खुद से करना होगा। हम आपको दे दे रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ हम लगा दे रहे हैं OH, यहाँ कर दे रहे हैं CH3। सेकेंड CH3 CH2 OH, और यहाँ हम कर दे रहे हैं CH3 यहाँ 2 कर दे रहे हैं, और यहाँ हम लगा देते हैं C2H5। इसे कर लीजिएगा। और तीसरा देखिएगा थोड़ा इस प्रकार है। ये 4 नंबर देखिएगा CH3 CH2 CH CH2 CH और CH3।
3, यहाँ लगा दे रहे हैं OH, यहाँ कर दे रहे हैं CH3, ये हो गया। अब लास्ट आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे करने के लिए, देखिए 4 हो गए हैं, ये आपका 5वां है, लास्ट है CH3 CH 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 CH, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे है OH, यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं, और यहाँ चलिए नॉर्मल ले रहे हैं इसको आप ये। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको करने हैं। तो इसमें से जो आपको आता है उसका आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में वहीं पढ़ते वक्त लिख दीजिएगा, और जो नहीं आता है उसको भी आप वहां पर लिख दीजिएगा कि आपको कौन सा नंबर नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 नंबर में से कौन सा नंबर आपको नहीं आ रहा है, उस नंबर का आंसर आपको वहां पर दे दिया जाएगा। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब नामकरण के बाद आपको उसमें बताया जाएगा कि एल्कोहलों में समावयवता, तो एल्कोहलों में समावयवता पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए एल्कोहलों में 4 समावयवता होते हैं, एल्कोहलों में 4 प्रकार के समावयवता दर्शाए जाते हैं। किसमें? मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल में, ये एल्कोहल है तो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 4 प्रकार के समावयवता को दर्शाया जाता है। एक होता है श्रृंखला समावयवता होता है, दूसरा होता है स्थान समावयवता, और तीसरा होता है क्रियात्मक समावयवता, और चौथा आपका होता है प्रकारिक समावयवता होता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे श्रृंखला समावयवता क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि श्रृंखला समावयवता, तो इसके बढ़ने का जो कारण होता है, श्रृंखला समावयवता बढ़ने का जो कारण होता है उसमें श्रृंखला के शाखा कर्ण का होता है, ठीक है। यह श्रृंखला समावयवता कब बनता है, तो श्रृंखला समावयवता कब बनता है इसमें पता जाएगा कि इसके बढ़ने का कारण, इसके बढ़ने का कारण श्रृंखला का शाखा कर्ण होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे, इसको आप फिर से देख लीजिएगा कि इसके बनने का कारण, श्रृंखला समावयवता के बनने का कारण श्रृंखला का शाखा कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे एग्जांपल में इसके, तो CH3 CH2 और फिर CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है, इसका नाम आपका हो जाएगा 1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है 1-ब्यूटेनॉल। तो क्या कह रहा है कि श्रृंखला का शाखाकरण होने पर, श्रृंखला का शाखाकरण होने पर ये आपका बन जाता है। इसको हम दिखाते हैं कि कैसे बन जाएंगे। तो यहां पर लेंगे CH3 CH2 CH और CH3, यहाँ पर सॉरी आपका ऐसा होगा, देखिए CH और यहाँ CH, यहाँ कर लेंगे CH3, यहाँ कर लेंगे CH, फिर कर लेंगे OH। देखिए आपके पास कार्बन वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वही हैं, उतने कार्बन हैं, और 3 यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन क्या ये हैं, आपका एक यहाँ पे OH है। मतलब कि इसमें जो है वह अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग हो जाती है, इनकी संरचना अलग हो जाती है। संरचना का मतलब होता है कि इनमें श्रृंखला जो होता है, इनमें श्रृंखला का शाखा कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर श्रृंखला का शाखा कर्ण हो गया है। इसका नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाएगा 1 2 3 कार्बन है, यहाँ करेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल कर लेंगे, उसके बाद 1 2 3, तो 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। देखिए दोनों का नाम भी आपस में अलग अलग है, तो नाम भी इसमें आपके अलग अलग होने चाहिए। अगर नाम सेम सेम है तो आपका वो समावयवता सही नहीं है। देखिए अगर हम इसको यहाँ लगा देते, अगर हमको शाखा करना है यहाँ लगा देंगे तो शाखा से कोई मतलब नहीं, तो भी हम अंकन करेंगे तो 1 2 3 हमारा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया श्रृंखला समावयवता। आपको बता दिया गया है कि इसके जो बनने का कारण होता है वह श्रृंखला का शाखा कर्ण होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको बताया जाएगा स्थान समावयवता के बारे में।
देखिए दूसरा इसमें है आपका स्थान समवायता। अब हम इसको देख लेंगे स्थान समवायता को। तो इसमें क्या कह रहा है स्थान समवायता में, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं इसके बनने का जो कारण होता है, इसमें जो OH समूह होता है उसका स्थान बदल जाता है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं OH समूह जो होता है, जो एल्कोहल समूह होता है, उस समूह का स्थान बदल जाता है, उसे हम कहते हैं स्थान समावयवता, अर्थात OH का स्थान बदल जाना। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ इसमें दिखाते हैं इसका CH3 CH2 CH और OH, ये हो गया ना। तो कह रहा है कि इसमें स्थान बदल जाता है OH का। अभी यहाँ है तो इनको हम यहाँ कर लेंगे। देखिए CH3 CH OH और CH3, इसका जो नाम है तो आपका हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, और जो इसका नाम है इसका हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए इसमें जो OH समूह है उनके स्थान को हम चेंज कर दिए हैं। अभी ये 1 पे थे, अब यहाँ क्या हो गया है 2 पे हो गए हैं, तो इनका स्थान बदल गया है। इसे हम बोलेंगे स्थान समावयवता। एक बात और, इस समावयवता को शुरू करने के लिए हमें न्यूनतम कम से कम 3 कार्बन युक्त एल्कोहल की आवश्यकता होती है, वो या फिर उससे अधिक होती है, उससे कम हम नहीं कर पाते हैं। और इसके पहले आप पढ़े श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता शुरू करने के लिए न्यूनतम कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है, अर्थात 4 कार्बन युक्त एल्कोहल की आवश्यकता होती है, या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है, उससे कम नहीं होती है। इस वाले में 4 कार्बन, इस वाले में 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा क्रियात्मक समावयता। अब इनको पहले, अब इसमें जो तीसरा है वो देखिएगा क्या है, क्रियात्मक समावयवता। आपके ये 2 हो गए हैं, तीसरा हम देखेंगे क्रियात्मक समावयवता। तो इस प्रकार के समावयवता में जो एल्कोहल होते हैं वो ईथर के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो ईथर के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे CH3 है और CH2, यहाँ पे OH है। इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है वो आपका है एथेनॉल। इसका नाम एथेनॉल है। अब क्या कह रहा है कि जो एल्कोहल होते हैं वह ईथर के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। ठीक है, हम उसको दिखाते हैं यहाँ पर। ये आपके जाएंगे CH3O फिर CH3। देखिए यहाँ पे एल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है, तो एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी ईथर के रूप में दर्शाया जाता है। इसका नाम होता है डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर, इस प्रकार ये आपका हो गया है। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा, लास्ट है प्रकाशिक समावयवता। आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, हम उसको अभी बता रहे हैं इसमें आपको। हो गया, चलिए देखिए अब इसमें क्या है, चौथा वाले में यहाँ पे नंबर 4 है प्रकाशिक समावयवता। क्या है? प्रकाशिक समावयवता। तो उसको देखिएगा क्या इसमें कह रहा है कि इसमें असममित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा असममित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल। असममित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। असममित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है शुरू कहाँ से करते हैं, जो एग्जाम्पल होता है वो प्रोपेनॉल 2 होता है। देखिए एग्जाम्पल में प्रोपेनॉल 2,
तो प्रोपेनॉल 2 करेंगे या तो फिर और भी एल्केनॉल 2 हो जाएगा। जैसे कि ये प्रोपेनॉल 2 है तो ब्यूटेनॉल 2, ठीक है, पेंटेनॉल 2, इस प्रकार के जितने भी अल्कोहल होंगे सब आपके इसमें प्रकाशिक समावयता दर्शाते हैं। बस उसमें आपका 2 ऑल होना चाहिए, चाहे जो अल्कोहल हो उसमें आपका 2 ऑल होना चाहिए, वह प्रकाशिक समावयता को दर्शाएगा। हम इसमें देख रहे हैं पहले क्या इसमें ये प्रोपेनॉल 2 है तो प्रोपेनॉल 2 में हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये है असममित कार्बन परमाणु। क्या है? असममित कार्बन परमाणु, ठीक है। तो असममित कार्बन परमाणु जो अल्कोहल होते हैं वो प्रकाशिक समावयता को दर्शाते हैं। यहां हम लगा लेंगे मिरर, ऐसे बीच में दर्पण, फिर यहां दिखाते हैं, देखो ये कार्बन है, ए हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे वो आपका CH3, ये हो गया, ये हो गया प्रकाशिक समावयता। ये दर्पण जाएगा, दर्पण जाएंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए। इसी प्रकार आपका एक और हम बता रहे हैं इसमें एग्जाम्पल, ये आप नोट कर लिए होंगे। देखते हैं दूसरा वाला, यह पता। अब हम दिखाएंगे ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2 में तो देखिए CH3 CHOH C2H5 ऐसे कर लें, या तो CS2 CS3 कर देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए वही कर देते हैं, आपको समझने में और आसानी जाएगी। यहाँ आपको हो जाएगा CH2 फिर CH3, ये तो इसमें आप दिखाना है प्रकाशिक समावयता। ये दर्पण है और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए कार्बन CH3 OH H, आपका ये जाएगा CH2 और CH3, यही है। ये आपका है प्रकाशिक समावयता। ये आपका जो है ब्यूटेनॉल 2 है, एक कार्बन, यहाँ 3 कार्बन और 1 2 3 4 है ये, तो इनको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। देखिए ये आपका है और ये आपकी प्रकाशिक समावयता, ये आप जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अल्कोहल में समावयता आपका समाप्त हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपका है मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधि। अब आपको इसमें पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधि पढ़नी है। उसमें आपका नंबर 1 में है एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से। तो एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन के द्वारा हमें अल्कोहल प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो कह रहा है कि एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से, इसको आप लिखेंगे कैसे? तो आप इसमें लिखना है कैसे, इसको है कि मोनो एल्किल हाइलाइड, इसमें जो है एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से, तो आपको इसमें लिखना है कि एल्किल हाइलाइडों का जलीय क्षारों के साथ, एल्किल हाइलाइडों का जलीय क्षारों, एल्किल हाइलाइडों को जलीय क्षारों के साथ गर्म करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। आप रिएक्शन देख के लिखिएगा, क्या कह रहा है कि एल्किल हाइलाइडों को जलीय क्षारों के साथ गर्म करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। यह आपका हो गया एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन के द्वारा। तो जहां पे RH है, यहाँ कुछ और देते हैं, चलिए यहाँ रहते हैं CH3 और Cl प्लस यहाँ हम कर लेते हैं KOH, आपका है यह है, यहाँ इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा CH3 और ये आपका हो जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे आपका निकल जाएगा K और Cl बाहर हो जाएंगे। देखिए यही है, गर्म जब हम इन्हें करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो क्या कर रहा है कि एल्किल हाइलाइडों को जलीय क्षारों के साथ गर्म करने पर हमें ROH अल्कोहल प्राप्त होता है। KOH की जगह हम NOH भी
लिख सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा क्या है, एस्टरों के जल अपघटन से। ठीक है ना, एस्टरों के जल अपघटन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल को प्राप्त करना है। तो आप रिएक्शन देख के हल करेंगे। इसमें क्या करें कि एस्टर के जल अपघटन के द्वारा, एस्टर के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह विक्रिया सदैव अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होता है। H+ का मतलब अम्ल होता है और OH- का मतलब क्षार होता है। तो क्या कह रहा है कि फिर से इसको हम देख लेंगे कि एस्टर का जल अपघटन करवाने पर या एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह विक्रिया सदैव अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होता है। तो देखिए, ये R है, ये R और ये OH, ये बाहर निकल जाएंगे। RH एल्कोहल बन गया, फिर RCOO फिर H, आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इनके जगह हम CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर उनको करके देख लेंगे। अब तीसरा है एपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो इससे हम एल्कोहल को प्राप्त करेंगे। तो क्या कह रहा है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgH, आप जानते हैं क्या ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एपॉक्साइड के साथ करवाने पर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एपॉक्साइड से करवाते हैं तो बनने वाले उत्पाद की जल अपघटन करवाने समय एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा फिर से, क्या कह रहा है कि एपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो आपको इसमें लिखना कैसे होगा कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एपॉक्साइड से करवाते हैं, तब हमें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एपॉक्साइड से करवाने पर एक उत्पाद प्राप्त होता है। उस उत्पाद का जल अपघटन करवाने पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे है RCH2CH2OH, ये आपका एल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राप्त कर लिए हैं एल्किल हैलाइडों से और एस्टरों के जल अपघटन से और एपॉक्साइड के क्रिया द्वारा। तो ये 3 प्रकार से हम इन्हें प्राप्त कर लिए हैं। आप इनको इसमें जो चौथा नंबर है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण में 3 विधि हो गई थी, ये चौथा विधि है। इसमें हम देख लेंगे बुवे ब्लांक अपचयन होता है। तो बुवे ब्लांक अपचयन होता है, तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, एल्कोहल को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि बुवे ब्लांक अपचयन क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे कैसे कि सोडियम एथेनालिक की उपस्थिति में, सोडियम एथेनालिक की उपस्थिति में, या फिर बोलते हैं कि एथेनॉल सोडियम। ठीक है, देखिए आपको ऐसे लिखना होगा कि एथेनालिक सोडियम की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का अपचयन जब करवाते हैं, एसिटिक अम्ल का अपचयन करवाने पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुवे ब्लांक अभिक्रिया कहलाती है। आप इसके बाद फिर से देख लीजिएगा कि एथेनालिक सोडियम की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का अपचयन करवाते हैं, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बुवे ब्लांक अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यह आपका एसिटिक अम्ल है, यह हाइड्रोजन है, इनका अपचयन आप जानते हैं कि अपचयन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यहाँ पे आपका एल्कोहल देते हैं और आपका जल बाहर निकल जाता है। अब इसमें दूसरा क्या है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन से हमें एल्कोहल प्राप्त करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, ये आपका नाइट्रस अम्ल है, HNO2 है करके है। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपको लिखना क्या इसमें है कि
जब हम प्राथमिक एलिफेटिक एमीन जब हम प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तब हमें प्राप्त होता है एल्कोहल। लास्ट है वो देखिएगा क्या है, स्टार्च से इथेनॉल। तो अब हमें स्टार्च से इथेनॉल को बनाना है, तो इसमें आपको देखना है, देखिए क्या कह रहा है कि स्टार्च से इथेनॉल। तो हम लिखेंगे इसको डायस्टेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च का जल अपघटन करने पर हमें माल्टोज प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर माल्टोज का पुनः जल अपघटन करते हैं तब हमें यहाँ मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है हमें यहाँ पर? ग्लूकोज प्राप्त होता है। और उसके बाद हम ग्लूकोज को फिर से तोड़ते हैं, ग्लूकोज को पुनः फिर से तोड़ेंगे जाइमेज एंजाइम के द्वारा, तो हमें प्राप्त होता है इथेनॉल, ठीक है। ये प्रक्रिया, ये जो रिएक्शन है वो 3 पद में है। आपको इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिएगा। आपको बता दे रहे हैं कि डायस्टेज एंजाइम, तो जो ये एंजाइम होते हैं डायस्टेज माल्टेज जो सब एंजाइम होते हैं वो अंकुरित जौ के अंकुरण में प्राप्त होते हैं। जौ जब बोया जाता है, जब हम जौ को मिट्टी में डालते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका अंकुरण होता है, तो उसी अंकुरण को काट लेते हैं, तो उसमें आपका ये डायस्टेज एंजाइम मिलता है। तो क्या कह रहा है कि डायस्टेज एंजाइम के द्वारा, आपको लिखना कैसे है कि डायस्टेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च का जल अपघटन करने पर माल्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज का पुनः जल अपघटन करते हैं तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के द्वारा तोड़ते हैं तो हमें इथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप इसको नोट कर लीजिएगा। बनाने की जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गई है। आगे इसमें आपको पढ़ना है भौतिक गुण। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ने हैं, तो उसमें देख लेंगे। तो उसमें नंबर 1 आपका है अवस्था, भौतिक अवस्था। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की भौतिक अवस्था कैसी होती है वो आपको देखना है। तो भौतिक अवस्था में नंबर 1 देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है, पहला का पॉइंट इसमें है कि कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 होंगे यहाँ पे। कार्बन 1 से, इसमें आप देखिएगा कार्बन 1 से लेकर के इसमें कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं। उनकी जो भौतिक अवस्था होती है इसमें आपको बताया जा रहा है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 11 तक के एल्कोहलों के जो सदस्य होते हैं उनकी जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। दूसरा कि इससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। कार्बन 11 से जो ऊपर आएंगे 12, 13, 14, 15 जो भी आएंगे वो जो क्या होंगे, सदस्य जो होंगे वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा क्या है कि द्रव एल्कोहल में विशिष्ट गंध और तीखा स्वाद होता है। जो द्रव एल्कोहल होता है उसमें जो गंध होती है एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, और उनका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है। जबकि ठोस गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। जो ठोस होते हैं वो गंधहीन होते हैं और स्वाद होते हैं, सॉरी। तो जबकि ठोस होते हैं वो गंधहीन होते हैं और उनमें उनका स्वाद होता है, ठीक है। और जो दूसरा इसमें है आपका विलेयता। तो कह रहा है कि एल्कोहल जो होते हैं जल में विलेय होते हैं। एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं, घुल जाते हैं। क्यों घुलते हैं? क्योंकि एल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनता है। एल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए जो एल्कोहल होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जल है और ये आपका क्या है, ये जल है और ये आपका एल्कोहल है। तो आप देख रहे हैं कि जल और एल्कोहल के बीच में ये हाइड्रोजन बंध बन जा रहा है, जिनसे ये पता चल जाता है कि जो एल्कोहल होते हैं वह जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रहेगा ऐसा, निश्चित हो गया था, ये O है और ये आपका इस रूप में, क्योंकि O से बंध बनते हैं ना, वहां मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो ये जो एल्कोहल, ये हाइड्रोजन है, एल्कोहल है, तो हाइड्रोजन और एल्कोहल के बीच में ये जो आपका है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, जिनके कारण एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं। और अगला है, तीसरा है कि ये उभयधर्मी होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनमें लिटमस पेपर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इनके भौतिक गुण हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा।
अब इसमें हमको पढ़ना है रासायनिक गुण। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या कह रहा है रासायनिक गुण में। तो फर्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। RMGX जो होते हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो उसमें क्या कह रहा है देखिए, ये आपका एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तब हमें यहाँ पे एल्केन प्राप्त होता है, मतलब एल्केन अर्थात मीथेन प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है इसमें कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो अभिक्रिया है इसमें क्या कह रहा है कि जब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया RMGX अर्थात ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हैं तब हमें यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। ऐसा आप लिख करके यह अभिक्रिया लिख लीजिएगा। हो गया। दूसरा देखिएगा इसमें क्या है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया एल्कोहल करवाते हैं तब हमें प्राप्त होता है एल्किल नाइट्रेट। एल्किल नाइट्रेट, इसे हम एस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसको आपको कैसे लिखना होगा। इसमें कह रहा है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तब हमें एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। इन्हें हम एस्टर भी कहते हैं। ठीक है। और जो तीसरा है कह रहा है कि हाइड्रोजन अम्लों HX अर्थात हाइड्रोजन के अम्ल, तो हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो आप लिखोगे इसमें कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्लों के साथ करवाते हैं तब हमें यहाँ पर RX एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप इनको लिख लीजिएगा। ये 3 जो है इनके रासायनिक गुण है। आगे भी आपको बताया जाए। इसमें अगला हम लोग देखेंगे क्या है, चौथा नंबर इसमें है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के रासायनिक गुण में अगला पॉइंट है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देख लेंगे कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने में हमें क्या मिलता है। तो क्या कह रहा है कि एल्कोहल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, तो ये जो Al2O3 है, Al2 जो O3 बना बताया गया है यहाँ पर, ये क्या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और ये 350 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यदि एल्कोहल की मात्रा अधिक है, एल्कोहल के अधिक में प्राथमिक एमीन जो है वह द्वितीयक और तृतीयक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका ये द्वितीयक एमीन है और ये तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन बन जाता है। अब अगला देखेंगे हम, पांचवा इसमें है कि PX3 और PX5 के साथ अभिक्रिया, अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसकी? एल्कोहल की। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तब हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और यहाँ पे आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है। और वही चीज देखेंगे यहाँ पर कि जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहल की, तब भी हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड होता है और यहाँ पे फास्फोरिल क्लोराइड है, ये HCl है। अर्थात आप यहाँ पे इसको दोनों को साथ में कैसे लिखेंगे कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तब हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको हम लिख लेंगे। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है, छठवां है विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें हम देख लेंगे कि विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि विहाइड्रोजनीकरण में एल्कोहल पर तप्त एल्कोहल की वाष्प पर, कौन से एल्कोहल पर? प्राइमरी और सेकेंडरी, 1 डिग्री और 2 डिग्री। यहाँ पे है ना 1 डिग्री और 2 डिग्री। जो 1 डिग्री है वो प्राइमरी एल्कोहल है और जो 2 डिग्री है वो सेकेंडरी एल्कोहल है। तो क्या कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी
प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल पर, प्राथमिक और द्वितीयक, फिर देखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प पर तप्त Cu, एल्कोहल को तप्त Cu पर प्रवाहित करने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। इसको हम फिर से एक बार देख लेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक, ये प्राथमिक और द्वितीयक है ना, तो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल पर, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प पर, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प पर, वाष्प को तप्त Cu पर, तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं, तब हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपचयन। यहाँ पे तो अपचयन कह रहा है कि लाल फास्फोरस और HI के द्वारा जब हम एल्कोहल का अपचयन करते हैं, जब हम एल्कोहल का अपचयन करेंगे तब हमें यहाँ पर क्या बनता है, एल्केन, तब एल्कोहल एल्केन देते हैं। जब हम लाल फास्फोरस और HI के द्वारा एल्कोहल को गर्म करते हैं तब वहां पे हमें एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण। यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीकरण में क्या कह रहा है कि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तब हमें यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा, इसमें दहन करके है। तो दहन में है, जब हम एल्कोहल को जलाते हैं तो क्या मिलता है, तो दहन में क्या है कि जब हम एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका जो रासायनिक गुण है वो समाप्त हो गया है। आप इनको नोट कर लीजिए।